जय भारत। भारत की संसद में हर साल हंगामे होते हैं, बहस होती है और चिंतन मनन किया जाता है देश की आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक मामलों पर, जिसका परिणाम होता है संविधान में संशोधन और नए कानून का निर्माण। तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम लीगल अमेंडमेंट डायरी 2015 में जानेंगे मेरे अर्पित के साथ 2015 के प्रमुख कानून और उनमें हुए संशोधन के बारे में। निर्भया केस देश की आवाज बना, दिल्ली का दर्द देश का दर्द बना, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारी संसद को जुवेनाइल एक्ट 2000 को हटाकर नया कानून बनाना पड़ा। तो डालते हैं एक नजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर। नंबर 1, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग को 3 वर्ष की सजा और उसके बाद कानूनी देखरेख में रखने का प्रावधान था। लेकिन 16 दिसंबर 2012 की रात हुए एक जघन्य अपराध ने वर्षों बाद भारत की जनता की दबी हुई आवाज को उठाया। उस रात निर्भया के साथ जो हुआ, उसके आक्रोश की चिंगारी दिल्ली में उठी और उसके बाद उसकी आग पूरे भारत में फैल गई। आरोपियों को सजा हुई, लेकिन उसमें से एक को नाबालिग होने की वजह से 3 साल बाद रिहाई मिल गई। किसी को दर्दनाक मौत देने की सजा सिर्फ 3 साल, वजह उस शख्स का नाबालिग होना। उन माँ बाप पर क्या बीती जिन्होंने अपनी बेटी को खोया। निर्भया की मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या नाबालिग दोषी नहीं होते? खतरनाक जुर्म को अंजाम देने वालों को खुलेआम घूमने देना, क्या यही इंसाफ है? इन सवालों ने भारतीय न्याय व्यवस्था और संसद को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका परिणाम एक नए कानून के रूप में मिला। इस कानून में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन शब्द की व्याख्या की गई है, जिसका मतलब किसी भी धर्म से, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर निर्णय लिए जाएंगे, जो कि यूनिवर्सल सिविल कोड सभी के लिए समान कानून की तरफ एक कदम है। नया बिल क्या कहता है? वर्तमान में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 इस बात की रूपरेखा तय करता है कि जो बच्चे कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, उनके साथ किस तरह से पेश आया जाए। नया बिल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 की जगह लेने वाला है, जिनमें दोनों तरह के बच्चों से जुड़े मामलों की प्रक्रियाओं में बदलाव की बात कही गई है। इस बिल में 2 ऐसे निकायों पर जोर दिया गया है जो इन बच्चों से जुड़े मामले देखेंगे। ये दोनों निकाय हर जिले में स्थापित किए जाएंगे और ये है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWUC। इसके अलावा इस बिल में कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रियाओं और सजा के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस बिल में प्रावधान है कि जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए। बिल में जिन 3 तरह के अपराधों का जिक्र किया गया है वो है: एक जघन्य अपराध वो है जिसमें मौजूदा कानून के मुताबिक कम से कम 7 साल कैद की सजा हो। एक गंभीर अपराध वह है जिसमें 3 से 7 साल तक की कैद की सजा होती हो। एक छोटा अपराध वह है जिसमें 3 साल तक की कैद की सजा होती हो। लंबे अरसे से काला धन वापस लाओ आंदोलन चलाया जा रहा था। जगह जगह धरने दिए गए, आंदोलन किए गए, संसद में बहस छिड़ी, जिसका परिणाम अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति विधेयक 2015 के रूप में सामने आया। तो जानते हैं किस तरह इस कानून से काले धन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नंबर 2, अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति विधेयक। लंबे अरसे से काला धन वापस लाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। समाज सेवी और सामाजिक संगठन ने काला धन वापस लाओ के नाम से खूब आंदोलन भी किए। इस आंदोलन को करने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक कानून की मांग की गई थी। विदेशों में जमा काले धन को स्वदेश में लाने संबंधी अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति विधेयक 2015 को पहले राज्यसभा में पारित किया गया और इसे संसद की भी मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक का लक्ष्य अवैध खातों और विदेशों में होने वाले लेन देन पर नियंत्रण रखना है। प्रमुख प्रावधान: ये केवल उन्हीं नागरिकों पर लागू होगा जो कम से कम 192 दिन विदेश में रहेंगे और जिनके विदेशी खातों में 5 लाख से अधिक राशि हो। इसमें विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने का प्रावधान भी दिया गया है। 3 माह का समय अपनी विदेशी संपत्ति की घोषणा के लिए मिलेगा और 6 माह के अंदर 30% कर और 30% जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे लोग निर्दिष्ट कर अधिकारी के समक्ष एक निश्चित समयावधि के भीतर
घोषणा दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद 30% कर और जुर्माने के रूप में उसके बराबर राशि का भुगतान कर सकते हैं। विधेयक में प्रावधान है कि इन शर्तों को पूरा करने पर किसी व्यक्ति पर इस प्रस्तावित विधेयक के समक्ष मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई व्यक्ति विदेशों में अघोषित संपत्ति के साथ पकड़ा जाता है, तब उसे 30% कर के साथ 90% जुर्माना और आपराधिक अभियोग का सामना करना पड़ेगा। विधेयक में विदेशी आय के संबंध में कर चोरी करने का प्रयास करने पर 3 से 10 साल की कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। दूसरी बार अपराध करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विधेयक का प्रावधान है कि यदि व्यक्ति कर बचाने के लिए जानबूझकर दस्तावेजों, प्रविष्टियों या स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। विदेश में जमा की गई आय, हित आदि का उल्लेख कर विवरणी में नहीं किया जाता, तब भी 6 माह से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत निदेशकों, प्रबंधकों, अधिकारियों और कंपनी से जुड़े पदाधिकारियों पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा और ई गाड़ियां देखी जा सकती है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का परिणाम है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस बिल में खास। नंबर 3, मोटर वाहन अधिनियम। ई रिक्शा और ई गाड़ियों के लिए मानकों में ढील देने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 7(1) में संशोधन करते हुए और अधिनियम के तहत ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा को शामिल करते हुए ई रिक्शा और ई गाड़ियों के ड्राइवर्स को लाइसेंस मंजूरी में आने वाली कठिनाइयों को हटाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ई रिक्शा और ई गाड़ियां परिवहन प्रणाली में अंतिम छोर तक किफायती एवं स्वच्छ कनेक्टिविटी मुहैया करवाती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई रिक्शा और ई गाड़ियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत वाहनों के पंजीकरण के पहले सुरक्षा मानकों की खातिर प्रारूप को मंजूरी के लिए परीक्षण सुनिश्चित किए गए हैं। इस तरह के वाहनों की सीमित गति की इजाजत दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि उसके पास कम से कम 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो। चूँकि ई रिक्शा और ई गाड़ियां चलाने वाले ज्यादातर ड्राइवर्स के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए मौजूदा प्रावधान उन्हें अगले 1 साल तक ई रिक्शा, ई गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देगा। इन कठिनाइयों को दूर करने और ई रिक्शा और ई गाड़ियों का परिचालन आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 7(1) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि इसके तहत केवल ई रिक्शा और ई गाड़ियों के ड्राइवर्स को ही ढील दी जाएगी। इसके अलावा ई रिक्शा और ई गाड़ी की परिभाषा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत शामिल किया गया है। ई रिक्शा को 4 यात्रियों को ले जाने और 40 किलोग्राम वजन ढोने की अनुमति होगी, जबकि ई गाड़ी को 310 किलो तक के वजन की ढुलाई करने की अनुमति होगी। लोकसभा का मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015। लोकसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 ध्वनि मत से 3 मार्च 2015 को पारित किया। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 के द्वारा ई रिक्शा और ई गाड़ियों को कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया जाना है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 जनवरी 2015 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में 2 मार्च 2015 को पेश किया गया। विधेयक को अधिनियम बनने के बाद 7 जनवरी 2015 से अस्तित्व में लाने के लिए विचार किया जाएगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2015 के प्रावधान। ये विधेयक ई रिक्शा और ई कार्ड को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाएगा, जिससे इसका संचालन पूरे देश में होगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक के पास होने से ई रिक्शा और ई कार्ड के संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। ई गाड़ी और ई रिक्शा के चालकों को ड्राइवर लाइसेंस की छूट दी गई है। इन वाहनों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्मित, सुसज्जित और बनाए रखा जाएगा। ये ई गाड़ियां और ई रिक्शा को 4000 वॉट वाली विशेष बैटरी द्वारा चालित 3 पहियों वाले वाहनों के रूप में परिभाषित करता है। ये वाहन सवारी और माल दोनों ढोने के उपयोग में लाया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में देश के नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए
कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो एक नजर डालते हैं नागरिकता अधिनियम 2015 पर। नंबर 4, नागरिकता अधिनियम 2015। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन इस प्रकार है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद विशेष 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए अलग अलग अंतराल के बाद दी जा सकती है। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक OCI के तौर पर पंजीकरण की शर्तों को उदार बनाया जाएगा। ऐसे नागरिकों के बच्चों या पोते पोतियों अथवा पड़पोता पोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा, और जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो, वो तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान PIO कार्ड धारकों के संबंध में केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर यह स्पष्ट कर सकती है कि किस दिनांक से सभी मौजूदा PIO कार्ड धारकों को OCI कार्ड धारकों के रूप में बदलने का निर्णय किया जाए। भूमि अधिग्रहण, कार्य मुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको फिर जानकारी देंगे इस साल के टॉप लीगल अमेंडमेंट्स के बारे में।